बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, अवाम को अपने बड़े हुकूमत के इदारों से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, और जब वो इन बड़े इदारों के ऊपर एतमाद करते हैं तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मुल्क की तरक्की में और मुल्क की मईशत में वो इदारे अपना अहम किरदार अदा करें। कभी कभी बल्कि पाकिस्तान के केस में तो अक्सर ही ये जो अवामी ख्वाहिशात हैं ये पूरी नहीं होती, और जिस जज्बे से अवाम ये सोचती या ख्वाहिश करती है कि ये इदारे उनकी खिदमत करें, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, तो जब इनके ऑडिट्स होते हैं या इनके बारे में ख़बरें आती हैं तो वो अवाम का अच्छा खासा दिल तोड़ देती हैं। इसी किस्म की एक रिपोर्ट जंग में शाया हुई है, और उसके मुताबिक 300% पिछले साल जो खसारा है कौमी इदारों का, बड़े कौमी इदारों का, वो बढ़ गया है, जिसमें NHA भी शामिल है, रेलवे भी है, कोयटा की इलेक्ट्रिक सप्लाई एजेंसी भी है, और सखर की पावर एजेंसी भी है। तो इन सारे के सारे इदारों के खसारे में जाना और मुल्क की जो ख़जाना है उसको 123 अरब रुपए का नुकसान होना एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी ख़बर है। इसके ऊपर और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, जिसमें हम ईरान के ऊपर बात करेंगे और कुछ तुर्की की एक ख्वाहिश है उसके ऊपर भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। उसके लिए हमने इनवाइट किया अपने जो गेस्ट हैं हमारे, वो हैं जावेद राना साहब, जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। ये ख़बर जो आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए, पाकिस्तान के जो फाइनेंसेस हैं वो किस तरह बेहतर हो जाएं। आए दिन गैर मुल्की दौरे चल रहे हैं, लोग इधर आ रहे हैं, हमारे जो हुकूमती एहलकार हैं वो बाहर जा रहे हैं ताकि फ़ंड्स जनरेट हों और मईशत जो है उसको सहारा मिले। तो इस सिनेरियो के अंदर ये कितनी बुरी खबर है, कैसे देखते हैं इसको? वापडा जो है, इट इज़ एलिफेंट इन द रूम। और अभी जितनी भी इनके कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं वो डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। आप हमारे कल्चर के अंदर जो करप्शन है वो बड़ा इंडेमिक एलिमेंट बन चुका है, जहाँ पे वापडा के जो ऑफिसर्स हैं, जो आपसे जिनसे आपने छोटा मोटा काम करवाना होता है थोड़ा बहुत भी, तो वो रिश्वत लेना अपना हक समझते हैं। तो जब नीचे लेवल पे ये लेवल होगा तो उसका मतलब ये है कि ये सारा मामला ट्रिकल डाउन हो रहा है, ऊपर से नीचे तक जो है आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी ना हो, आइन की हुक्मरानी ना हो, तो फिर आप अब जो छोटे मोटे अदारे होते हैं जो जिनकी सर्विस डिलीवरी जिन्होंने करनी होती है, उनसे ये तवक्को ना करें कि वो ऑनेस्ट होंगे। वो भी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर ऊपर ईमानदारी जो है वो कि नॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर आप ये अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जितने भी इन्होंने वापडा को जब रिस्ट्रक्चर किया गया और जब जितने भी ये कॉरपोरेशन बनाई गई ये डिलीवर करेंगे, ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जो अभी बहुत सारी प्रपोजल्स चल रही हैं कि इन अदारों को जो है आप डिसेंट्रलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी की तरफ जाएगी। सबसे बड़ा जो हमारा क्राइसिस है वो ये है कि हुकूमती सतह के ऊपर पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है कि आपको आज से 2-4 साल पहले आप सोलर पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, आपकी जो बिजली कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा रैशनलाइज होगी। तो आपने जो सोलर कंज्यूमर्स हैं उनको जो बेनिफिट्स दे रहे थे वो सारे के सारे बाय एंड लार्ज आप विड्रॉ कर चुके हैं, और जो रह गए हैं वो भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि आने वाले जो 5-10 साल हैं आप देखेंगे कि घरों के अंदर लोग खुद जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, और शायद उस वक्त हुकूमत जो है वो टैक्सेशन लगा रही हो कि आप बिजली क्यों प्रोड्यूस करें। ऑल आई एम सेइंग इज कि हमारे पॉलिसी लेवल के ऊपर बहुत बड़े फ्लॉज हैं। मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है, जुडिशरी काम नहीं कर रही, जुडिशरी इसलिए काम नहीं कर रही कि जुडिशरी खराब है, जुडिशरी इसलिए काम नहीं कर रही कि आइन को बुलडोज किया जा रहा है, और जो जितनी भी लेजिस्लेशन की जा रही है वो पर्सन स्पेसिफिक है, वो सिस्टम को ओवरहाल करने के लिए नहीं बना जा रही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले जब से जो हमारा जो प्रॉब्लम है टॉप से सीधा नहीं होगा, तो वापडा और वापडा की जो रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, जो उनकी कॉरपोरेशन के अदारे हैं, ये और बाकी अदारे जो हैं वो सीधे नहीं होंगे। सर, आपने बड़े दुरुस्त तरफ निशानदेही की कि ये पर्सन स्पेसिफिक है,
सिस्टम स्पेसिफिक नहीं है। तो ये ज़ाहिर है, ये आपने दुरुस्त सिमत में इशारा किया। लेकिन अगर हम देखें जो साल 2023 और 24 का है, उसके अंदर ये जो खसारा था ये 30.6 था, 30.6 अरब का था, जो अब 123 अरब का हो गया है। तो करप्शन इज़ नॉट अ न्यू थिंग इन पाकिस्तान। यू हैव राइटली पॉइंटेड इट आउट, इट ट्रिकल्स डाउन, सारा सिस्टम ख़राब करती है। और ज़ाहिर है ऊपर जैसे लोग हैं नीचे वैसे लोग हैं, सबको इस चीज़ का इदराक है। लेकिन दिस इज़ वेरी स्ट्राइकिंग दैट फ्राम 30 to 123 बिलियन, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इसको कैसे ये हुकूमत जस्टिफाई करेगी, या आप एज एन एक्सपर्ट इसको कैसे देखते हैं? ये तो हमारी एक ड्राइव चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बड़ी मेहनत हो रही है, तो ये क्या मेहनत हो रही है? आप ये देखें कि एक गुज़श्ता 1 महीने में 2 महीने में हमने कर्जा कितना लिया है बैंकों से। दैट इज़ एन इंडिकेटर कि जो लॉसेस आपकी जितनी भी कॉरपोरेशंस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ रहे हैं, आप उस गैप को कहाँ से कवर कर रहे हैं? आप बैंक से मैक्सिमम का जो है वो कर्जा ले रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अभी भी आपकी जो पूरे बजट का 70-80% जो है वो डेट रिटायरमेंट के ऊपर जा रहा है वो, और उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है। बाकी तो चीज़ें आप छोड़ दें। तो आपने चीज़ों को डेवलपमेंट का जो मॉडल जिस किस्म का हम लेके आ रहे हैं, जिसके साथ हम चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आज से 5-6 साल बाद या 10 साल बाद अगर यही सूरत हाल रही तो हम पूरे का पूरा जो बजट है वो डेट रिटायरमेंट की तरफ लेके जाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसकी तरफ लेके जाएंगे। कौन से अदारे, कौन से एंटिटीज़ जो हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो नफ़े में जा रही हैं? वो पाकिस्तान के प्राइवेट बैंक्स हैं जिनसे कर्जा लिया जा रहा है। और जब बात आती है कि आप 2027-28 तक आपने सूद को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, तो उसके ऊपर जस्टिफिकेशन ये क्रिएट किए जा रही हैं कि नहीं जी, ये जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनको आप सूद चलाने की यहाँ पाकिस्तान के अंदर इजाज़त देंगे। और जो बाकी सिस्टम में बैंक्स चला रहे हैं, तो क्या किस चीज़ पे काम हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म कर दें, लेकिन इंटरेस्ट को ख़त्म ना करें, उसकी मुख्तलिफ शक्लें बदल जाए। ऑल आई एम सेइंग इज कि जब तक आपकी जो मेन इकोनॉमी का मेन फोकस है ये जो डेट रिटायरमेंट नहीं होती है, मैं समझता हूं कि जब तक आप कोई नई लेजिस्लेशन नहीं करते और बैंकों से जितने आप हुकूमत ने कर्जे लिए हुए हैं और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस सारे को राइट ऑफ करना चाहिए। आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो बैंकिंग है वो इस्लामी तर्ज की होगी, उसमें सूदी कारोबार नहीं होगा। जाहिर है कि हमें हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि अब ये सवालात आप जैसे एक्सपर्ट्स के आगे रखें, सो दैट आवाम को कुछ आइडिया हो कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। और एक एंग्जाइटी, आए दिन अखबार उठाएं एक ख़बर आती है, लोग परेशान होते हैं। इससे रिलेटेड ही इस टॉपिक से मैं आगे बढ़ूँगा। हुकूमत ये दावे करती है कि PSL की 2 टीम्स जो थीं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी ऑक्शन हो गई। ये भी कहते हैं कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हुकूमत ने अपने ऊपर से उतार दी। ना सिर्फ उतार दी, PIA के अंदर भी 92.5% ऑफ द टोटल 75% जो उन्होंने हबीब रफ़ीक कंसोर्शियम को बेचा उसका लग जाएगा। कुछ उसमें से 7.5% हुकूमत को 10 अरब मिल जाएगा और अभी 25% वो दोबारा दे देंगे। ये अपनी एक अचीवमेंट बताते हैं। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट जो पाकिस्तान का AJF 17 थंडर हैं, फिर उसके अलावा सुपर मशाक हैं, उनकी काफ़ी डिमांड है मार्का हक के बाद से। ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो हैं, लेकिन हुकूमत रिलाई कर रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, हम इतना डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया को बेचेंगे। आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? मेरा ख्याल है कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हफ्तर ग्रुप है लीबिया के अंदर, उसको हमने 4 बिलियन के लगभग जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है बेच रहे हैं जी, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं और बाकी जो हार्डवेयर्स भी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसका इंटरनेशनली लीगली स्टेटस क्या है? वो 1-2 ग्रुपों के दरमियान सिविल जंग हो रही है लीबिया के अंदर, उसमें हमने एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको हम अपने वेपन्स सर मैं माजरत के साथ अगर ऐड कर दूं, जाहिर है ये इतनी एप्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जैसे श्रीलंका के अंदर इंसर्जेंसी चल रही थी तो इजराइल एक तरफ रेबल्स को इक्विपमेंट दे रहा था, उसका एंटी इक्विपमेंट गवर्नमेंट को दे रहा था। इट इज़ ऑल अबाउट मनी एंड यू नो जनरेटिंग फंड्स फॉर योर कंट्री इफ़ यूर इनटू मेकिंग डिफेंस इक्विपमेंट। तो वो जाहिर है आपने कहीं ना कहीं बेचना तो है।
ख़रीदार मिले तो आप नहीं एग्री करते इससे? मेरा ख्याल, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता जी। देखें, जो लीबिया के अंदर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज, यूएन रिकग्नाइज गवर्नमेंट है जी, क्या हम ये इक्विपमेंट्स उनको बेच रहे हैं? नहीं, हम उस ग्रुप को बेच रहे हैं जिसने दूसरे इलाके पे कब्जा किया है, जिसके पास जो है ऑयल कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा, ऑयल एक्सप्लोरेशन से बहुत ज़्यादा पैसा है। जी। तो और जो यूए की वहाँ पे गेम है, हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, अब इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है उसमें यूएई और सऊदी अरब की आपस में जी। अमलन इनडायरेक्ट लड़ाई हो रही है। तो हमें ब्रॉडर पिक्चर देखनी चाहिए। देखिए, हमने सूडान को भी 1.5 बिलियन के इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हम दे सकते हैं, और बाकी ममालों को भी दे सकते हैं जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो लॉलेसनेस है इंटरनेशनली, जिसका जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका है, हमें उसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए। बड़े एहतियात से हमें अपनी कार्ड प्ले करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने ये सिलसिला जारी रखा, देखिए आपने जो मिसाल दी है रेबल्स को इसराइल का इक्विपमेंट्स देना, अब इसराइल की क्या हैसियत है? वो एक, उसको कितने मुल्कों ने तस्लीम नहीं किया अभी तक, वो एक इलीगल एंटिटी है। आई डोंट थिंक दैट एग्जांपल जो है वो जस्टिफाई व्हाट वी हैव डन। कहने का मकसद ये है कि अभी जिस तरह की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में चल रही है, अब ये हकीकत है कि लीबिया के अंदर सऊदी अरब और यूएई दोनों हफ्तर ग्रुप को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये दोनों अपोजिंग साइड पे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक लीगल स्टेटस ही नहीं है एक हुकूमत का, उस ग्रुप का, तो वो अभी भी रेबल के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। तुर्की जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट को वहां पे सपोर्ट कर रहा है, और हम तुर्की जिसने हमें इतना ज्यादा इस मार्का हक में सपोर्ट किया मई की जंग में हिंदुस्तान के खिलाफ, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है यमन के अंदर, वहां पे STC, ये एक जो है ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट का हिस्सा था यमन में, अब वो अलहदा हो गया है। यूएई इसको सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया है वो उसके खिलाफ बॉम्बिंग कर रहा है। तो कल का नाम वो STC जो है वो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देता है, तो अंडर द डिफेंस पैक्ट वी आर सपोज टू डिफेंड सऊदी अरेबिया। कहने का मकसद ये है कि हमें अपने कार्ड्स को बड़े मोहतात तरीके से लेके चलना है। कुछ बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी साहब के दौरा कराची की। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इस टाइम पे बड़ी फ्लूइड हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। मफाहमत की बात भी चल रही है हुकूमत की तरफ से, फिर ऑपोजिशन और ख़ास तौर पे PTI ये कहती नज़र आती है कि ये एम्पावर्ड ही नहीं है। इनसे जब पूछते हैं ये कहते हैं पूछ के बताएंगे, और बड़े आड़े हाथों लेती है। जिस पे मैंने अपने काफ़ी पार्टिसिपेंट से कई डिबेट्स में ये सवाल किया जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे कि अगर आप एम्पावर्ड नहीं हैं और वो आपको बार बार ये कह रहे हैं तो आप मुफाहमत की ऑफ़र करते क्यों हैं? कोई खातिर खा जवाब मुझे मिला नहीं। आपको क्या लगती है ये सिचुएशन, क्यों तवातर के साथ हुकूमत मुफाहमत की बात करती है और PTI और बाकी जमातें मज़ामत की तरफ जा रही हैं? ये मामला कैसे हल होगा? देखिए, मामला पचीदा नहीं, बहुत सादा है, लेकिन हुकूमत मुफाहमत की बात इसलिए करती है कि फरवरी 8 को जब 2024 में इलेक्शंस हुए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने हड़ताल करनी है, मुजाहरे करने हैं, और कोई बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। उसके लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो हुकूमत एक परसेप्शन जनरेट करना चाह रही है, कोशिश कर रही है कि हम मुफाहमत कर रहे हैं और इसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे ख्याल में हुकूमत जो है मुफाहमत के लिए बिल्कुल खलूसे दिल से नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि अगर मुफाहमत हो गई तो किन ग्राउंड्स के ऊपर होगी? क्या इन ग्राउंड्स के ऊपर होगी कि ये जो धांधली शुदा इलेक्शन है, जिसके बोगस इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, जिसमें नाम बदल दिए गए हैं, और उनके जो साइंस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हुए हैं, फॉर्म 47, 40 और उसके अलावा बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चैलेंज नहीं होंगे। हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसमें इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि आपने जुडिशरी के अंदर वो जजेस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए फारग कर दिया है कि ताकि वो कोई इंडिपेंडेंटली इन केसेस का फैसला ही ना कर सके। तो हुकूमत जो है इट वुड लूज एवरीथिंग, इसलिए मुफाहमत नहीं होगी। मुफाहमत किन ग्राउंड्स के ऊपर होगी? वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, हम इमरान खान को रिहा कर देते हैं और आप जो है इस इलेक्शन को मान लें। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बुरान है वो यहाँ पे झूठ बहुत बोला जाता है,
और लोगों को अब सब चीज़ों का पता चल गया, समझ आ गई है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उन अदारों को ये हक दे दिया है, आपने हमेशा से दे दिया है कि वो हुकूमत बनाएंगे भी, हुकूमत तोड़ेंगे भी, धांधली में भी इन्वॉल्व होंगे, और जो उन्होंने कर दिया उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन सबसे बड़ा हमारा एक उससे बड़ा जो क्राइसिस ये है कि कोई भी सियासी जमात, पीटीआई, नून लीग, इन सब को धांधली से मसला ही नहीं है। इनको मसला ये है कि धांधली हमारे हक में नहीं की गई। पीटीआई 2013 का इलेक्शन हुआ, धांधली नून लीग के हक में की गई, नून लीग खुश थी, पीटीआई सड़कों पे थी। राणा साहब ये कॉमन फैक्टर नहीं है, पीटीआई भी बड़ी खुश थी 2018 में। उसी तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। 2018 में नवाज शरीफ इलेक्शन जीत रहा था जी, और फिर धांधली की गई और पीटीआई को लेकर आया गया, और 2024 में गालबन वो 2 तिहाई अक्सरियत पीटीआई जीत रही थी, उनको हरा दिया गया। तो ये जो हम जब तक ये मजाक बंद नहीं करेंगे अवाम के साथ अदारों की बहुत शदीद नफरत है। अगर मोहब्बत होती, रिस्पेक्ट होती, तो उनका जो मैंडेट है वो बार बार चोरी ना किया जाता। तो अब भी बस मुझे जिस बात का खदशा है कि इमरान खान की अगर कोई डील हो जाती है और कल कला दोबारा कोई ऐसी इलेक्शन होती है और इमरान खान की फेवर में धांधली हो जाती है, तो पीटीआई को एतराज़ नहीं होगा। तो जब मसला सोच का है कि आप जब सोच के अंदर आप ये समझते हैं कि आपके हक में धांधली जायज़ है और दूसरे के हक में जो धांधली जो है वो हराम है, ये जो हलाल हराम की तकसीम इन सियासी जमातों ने कर ली है, उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ है कि गैर जमहूरी अदारों की जो ग्रिप है वो सिस्टम के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो गई। इसलिए आज अगर पीटीआई इस दहज पे पहुंची है तो उसके पीछे वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने इन अदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया, और फिर अपोजिशन उस वक्त की जो थी वो इक़्तिदार में आ गई, उन्होंने उन्हीं अदारों को इस्तेमाल किया। तो ये मजाक सियासतदानों ने बनाया हुआ है, और उसका फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो गैर जमहूरी ताकतें वो करते रहेंगे। और बैक टू द पॉइंट दैट यू हैव मेड, याद रखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सप्रेशन का एनवायरनमेंट है। जब सप्रेशन होती है सोसाइटी के अंदर, लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि उस सोसाइटी के अंदर जो है वो जसूसी निज़ाम जो है दुश्मन का वो परवान चढ़ता है और लावा पकता रहता है और अचानक फट जाता है। ये ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई अगर मजारा करना चाहती थी पंजाब में, उसको इजाज़त देनी चाहिए, उनके लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए। और सिंध में कुछ सूरत हाल बेहतर है, लेकिन वहाँ भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये मफाहमत जो है किसी इस तरफ जाएगी। ता वक्त है कि कोई बड़ा क्राइसिस बन जाए और हुकूमत के पीछे जो अदारे हैं उनकी मजबूरी बन जाए कि पीटीआई के साथ बात की जाए। ये बताइएगा, कराची का जो पावर शो है उसमें कुछ अवामी रिस्पांस देखने में आया, बड़ी फोर्थ कमिंग थी सिंध की गवर्नमेंट, उन्होंने वेलकम भी किया, उन्होंने तमाम जो पॉलिटिकल डिमांड्स थी पीसफुल होके आए ये लोग, पीटीआई वाले, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और उनके साथ बाकी लीडरशिप, तो उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला जो कि पीपीपी की तरफ से शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उनको भी बकौल उनके ये एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था। इस सारी सपोर्ट के बाद पीटीआई के पास कोई जवाब होगा अगर लोगों को मोबिलाइज ना कर सके, एक, और दो, अगर लोग मोबिलाइज हो गए जो कि शायद हो भी जाएं, तो उस सिनेरियो में ये मूवमेंट कहाँ जाती नज़र आती है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मुल्क में खौफ की सूरत हाल है। देयर इज ए रूल बाय फियर। तो अगर अचानक पीपल्स पार्टी ने कोई कंसेशंस दी हैं, तो पीपल्स पार्टी के मसला कुछ और है, वो कहीं और से किसी अदारों से कंसेशंस ले रही हैं, वो बारगेनिंग चिप को अपने को जो है बढ़ा रही हैं। बात यह है कि पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर मौजूद है, लेकिन खौफ की वजह से जो 26 नवंबर को पिछले कुछ 1.5 साल पहले जो उनके ऊपर जुल्म हुआ है इस्लामाबाद में, जिस तरह लोगों को मारा गया है, उसके बाद खौफ पाया जाता है। और जब खौफ पाया जाता है, आप रास्ता नहीं देते, जो मैंने पहले बात की है, तो फिर आप पीटीआई की जो कैडर है वो कहाँ जा सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे दे कुड पॉसिबली एंडेड अप इन द हैंड्स ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप्स। वो खतरनाक सूरत हाल होगी। तो लोगों को, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पीटीआई के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन जब तक खौफ का एनवायरनमेंट पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होता, लोगों को पूरी तरह सड़कों पे आने का मौका नहीं दिया जाता और वो मुजाहरा करना चाहते हैं उनको नहीं रोका जाता,
मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़े पैमाने के ऊपर पीटीआई जो है वो पंजाब में या इस्लामाबाद में लोगों को ला सकेगी। उनकी कैपेसिटी है, लेकिन माहौल गलत है, माहौल ख़राब है। इस माहौल के अंदर मुजाहरे करने का मतलब यही है कि टीएलपी के साथ क्या हुआ लाहौर में, कितने लोगों को मार दिया गया, और पीटीआई के साथ कितने लोगों को मार दिया गया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। तो इसलिए उस माहौल की मौजूदगी में हमें पीटीआई के ऊपर उस अंदाज में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पीटीआई के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका है। और उस जुल्म के एनवायरनमेंट के अंदर अगर लोग अभी भी बाहर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। राणा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिद्रा सदोज़ई साहिबा ने, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुर्किया ने कुछ इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील का हिस्सा बनने के लिए। सिद्रा साहिबा, वेलकम टू द शो। ये क्या मामला है, तुर्किया क्या करना चाह रहा है? आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मई में जब पाकिस्तान के खिलाफ एक नाकाम जंग को मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी, तो उस लम्हे पे भी हमें तुर्किया की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिली थी। यहाँ तक कि आपने देखा था कि आपकी नेवी जो है वो ट्रूप्स भी भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक में कामयाबी के बाद जब बहुत सारे ममालिक ने हमारी तरफ देखना शुरू किया, जब पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के दुनिया के नक्शे पे उभर के सामने आया, तो ना सिर्फ ये कि हरमैन शरीफैन की जो है वो हमें खिदमत भी संभाली गई, बल्कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसका अपने डिफेंस के लिए मेन रिलायंस यूएसए पे थी, उसने अपनी मेन रिलायंस को पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट कर दिया। और आप अगर उस माहिदे को उठा के देखें तो वो बिल्कुल नेटो के तर्ज का माहिदा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक मुल्क पे हमला या एक मुल्क की सालमियत पे हमला दूसरे मुल्क की सालमियत पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अब तुर्किया का अगेन इसी अलायंस के अंदर आना एक बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि देखिए जब हमें ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो गया कि हमने ये मदद जो है अपने टर्किश भाइयों की आते हुए देखी, प्रैक्टिकली आते हुए देखी उन ट्रूप्स को, तो अब अगर वो हमारे साथ मुआहिदा करना चाह रहे हैं और इसी तर्ज का मुआहिदा करना चाह रहे हैं जहां एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क की सालमियत पे हमला तस्वुर किया जाएगा, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है, ना सिर्फ हम तमाम इस्लामी ममालिक के लिए कि जिन देखिए सिद्रा साहिबा, सॉरी टू कट यू, ये फरमाइएगा कि द डील हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, लेकिन स्टिल जी इट इज़ इन द, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बिल्कुल होने वाली है। तकरीबन इनसाइडर्स यही कह रहे हैं कि हो जाएगी। ये 3 मुल्कों का एक अलायंस बनेगा। टर्की का साउथ एशिया में इंटरेस्ट है, अफ्रीका में भी बहुत इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? प्लीज़ अपने सवाल का अपने जवाब का इसको हिस्सा बना लें, इन 2 चीज़ों को भी, सो दैट नाजरीन के लिए आसानी हो जाए कि क्या इंटरेस्ट है उनका। एक तो पाकिस्तान के लिए साथ हैं, वो तो है, लेकिन उनका अपना भी इंटरेस्ट है, उसको भी प्लीज़ डिफ़ाइन करें। देखिए हर कंट्री के जो है वो कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, और इस टाइम पे अगर हमारे साथ जो है उनका एक साउथ एशिया के अंदर, देखिए इस टाइम पे आप ओआईसी के किरदार को अगर उठा के देखते हैं तो ओआईसी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, और मुस्लिम कंट्रीज का एक दूसरे के साथ एक पेज पे सामने आना, और पाकिस्तान बीइंग द न्यूक्लियर पावर, सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो आपका एक न्यूक्लियर पावर के साथ जो है वो अटैच होने में ये है। और स्पेसिफिकली अगर मैं उसी मुआहदे की शिकों को उठा के देखूं कि एक कंट्री के ऊपर हमला दूसरी कंट्री की सालमियत पे हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर आप एक न्यूक्लियर पावर के साथ, एक एटॉमिक पावर के साथ इस किस्म के मुआहदे कर रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो अनक्वेश्चनेबल और अनमैचेबल हो जाती है। और स्पेसिफिकली सर जब ईरान में हम हालत ये देखते हैं कि ऑलरेडी उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर जो है वो अमेरिका की और इजराइल की एक नज़र मौजूद है। बिल्कुल ठीक, हम ईरान की बात भी करेंगे। उससे पहले कुछ कमेंट मैं चाहूँगा। ये डेनमार्क के साथ भी स्टैंड ऑफ हो रहा है, उभरती हुई एक चीज़ है। अमेरिका क्या चाह रहा है? उन्होंने बड़ा बोल्ड बयान दिया, ज़ाहिर है यूरोप उनके साथ है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो की अलायंस के ऊपर कुछ ख़ास रिलाई नहीं करते, शुरू दिन से कुछ ख़ास पसंद नहीं करते उसको। आपको लगता है कि वो इस अलायंस में से निकलना चाहते हैं? उनको लगता है कि यूएस के लिए लाइबिलिटी है? नंबर 1। नंबर 2,
डेनिश जो हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी पॉलिसी पे रहेंगे। ये आई थिंक उन्होंने 1952 कोट किया और कहा कि शूट फर्स्ट एंड थिंक लेटर। तो ये क्या मामला है? अच्छा, आपने नेटो की बात की। आपको ये बताती चलूं कि नेटो की जो दिफाई सलाहियतें हैं और जो असलाह नेटो को दिया जाता है वो मेजरली यूएस से प्रोवाइड करता है। तो सदर ट्रंप का बयान आया था कि अमेरिका के बगैर नेटो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इसके अंदर एक बात बड़ी मजे की थी, जो कि फिर दूसरा ही जो लाइन उन्होंने बोली थी वो ये थी कि अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पे या ग्रीनलैंड पे तो नेटो जो है वो अमेरिका का साथ देगा। इससे क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ आती हूँ कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जहां पे हर कंट्री की सॉवरेनिटी को 16वीं सदी में रिकग्नाइज कर दिया गया था, और उस सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज करने के बाद ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में कोई रियासत दखल अंदाजी नहीं करेगी। फिर उसके बाद जिस तरीके से भी वेनेजुएला पे हमला किया गया या ग्रीनलैंड पे हमले की बातें की जा रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को इस हमले के बारे में इत्तला नहीं दी गई। और अगेन जो बयान आता है अमेरिका की तरफ से वो ये था कि ये कार्रवाई थी, हमला नहीं था, सो हम लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आप बॉम्बिंग कर रहे हैं, एक मुल्क के सदर को उठा के लेके जा रहे हैं, आप इंटरवीन कर रहे हैं, आप सरहदों की को ब्रीच कर रहे हैं, टेरिटरी के अंदर घुस रहे हैं, तो ये इटसेल्फ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर कैटेगोरिकली, और जो आपके पास जेनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, उन तमाम के अकॉर्डिंग जो है वो एक हमला तस्वर किया जाता है। उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि नेटो का किरदार इसके अंदर बहुत मशकूक पाया जाता है। अच्छा, फिर ग्रीनलैंड की तरफ मैं आती हूँ। ग्रीनलैंड की जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है इस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है रशिया को और चाइना को। अगर ग्रीनलैंड के अंदर इन्वेड कर दिया जाता है, ऑब्वियसली जिस तरीके से डेनमार्क की तरफ से एक बयान आया है कि पहले हम गोली मारेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि आप क्यों आए थे। तो आप किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटीज को चैलेंज कर रहे हैं, और किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने से पहले आप ये बयान दे रहे हैं कि मुझे किसी भी मुल्क में घुसने की के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूं जिस मुल्क पे हमला कर सकता हूं। आई एम सॉरी लेकिन आई नीड टू आस्क यू दिस। ये देखें, बड़ी डिस्पैरिटी है दोनों ममालिक के दरमियान में, और एक बड़ी थिन लाइन है। ये जो यूरोप का अलायंस है अमेरिका के साथ, ये तो अब आप देख लें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये चीज़ चल रही है। यहाँ पे किस तरह अगर अमेरिका नहीं बाज आता और अटैक कर देता है, पहले तो ख़रीदने की बात कर रहे हैं, फिर अटैक अगर वो कर देते हैं, ज़ाहिर है दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, अटैक हो जाता है, तो उस सूरत में यूरोप किधर खड़ा होगा? उन्होंने तो अपना बयान दे दिया, डेनमार्क ने तो बयान दे दिया, यूरोप किधर खड़ा होगा? फ्रेंच प्रेसिडेंट का बयान आया, लेकिन जाहिर है वो मोरालिटी की बेस के ऊपर और इंटरनेशनल लॉ की बेस के ऊपर बयान अभी आए हैं, कोई सख्त बयान नहीं आया। तब यूरोप क्या करेगा? ये सारी यूरोपियन यूनियन का स्टांस क्या होगा? ये भी ऐड कर दे इसमें। देखिए चौधरी साहब, जो जंगे हैं ना वो कोई भी नहीं चाहता। सो सबसे पहले यहाँ पे इनका बयान दे देना या नैरेटिव को बिल्ड कर देना एक बात है, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उन चैनल्स को एक्टिवेट किया जाएगा, किसी भी तरीके से अमेरिका को रोका जाएगा, आपकी जो फ्रंट डोर डिप्लोमेसी है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन जहां पे बात आती है जंगों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे अमेरिका मजीद किसी किस्म की जंगें जो है वो करना अफोर्ड कर सकता है, या कोई भी मुल्क जो है वो अपने ऊपर अमेरिका को मुसल्लत होता हुआ जो है वो इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एक लास्ट चीज़ अमेरिका से रिलेटेड और इसकी ज़ाहिर है एग्रेसिव पॉस्चर से रिलेटेड मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि सदर ट्रंप ने ये कहा है कि उनको जैसे जैसे रेजिस्टेंस मिल रही है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने कंडेम किया तो उन्होंने 3-4 के नाम ले दिए, मैं हमला कर दूंगा। उसके बाद यूरोप ने कुछ बात की, तो अब आज का बयान उनका ये है कि दुनिया में किसी भी मुल्क पे कभी भी हमला कर दूंगा, जब चाहूं हमला कर सकता हूं, इजाजत की जरूरत नहीं है। इजाजत की जरूरत नहीं है। ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बैकड्रॉप में इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? ये क्या स्टेटमेंट है? लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के पीछे एक ट्रंप जो है वो वाहिद एक शख्सियत तो नजर आ सकती है, लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे आप पूरी अमेरिका की जो स्टेट है उसको उठा के अगर देखें तो आपने ये भी तो देखा ना कि सेनेट में जो है वो उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं जी।
ये एक ट्रम्प की तो स्टेटमेंट है, लेकिन लेकिन वो रुकते तो नहीं हैं। उन्होंने आज तक जितनी बातें की हैं, ग्रीनलैंड भूले नहीं वो। जी, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल रूलर इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, हमें डेवलपमेंट्स पे नज़र रखनी होगी और हमें देखना होगा कि अमेरिका क्या करता है। ज़ाहिर है सुनने में ये सारी स्टेटमेंट्स बड़ी खौफनाक लग रही हैं और किसी अच्छी तरफ इशारा नहीं कर रही। हम ईरान का रुख करते हैं। ईरान के अंदर सिचुएशन बहुत बुरी है। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, ख़ामनाई साहब भी, उनके इराक़ची साहब भी, सब यही कह रहे हैं कि इज़राइल और अमेरिका बोथ द कंट्रीज़ आर एट प्ले, और जितने मामलात ख़राब हैं वो सब के सब की ज़िम्मेदारी वो अमेरिका पर डाल रहे हैं। बात भी ठीक है, सैंक्शंस लगाई हुई हैं और बड़ा सुपर पावर्स का एक टिपिकल टूल होता है कि पहले सैंक्शंस लगाएं, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करें, सोशल क्राइसिस क्रिएट करें, इंटरनेट के थ्रू कोई पैरेलल लीडरशिप या फिर आर्मी के अंदर कोई कू करवाएं। ये टूल्स होते हैं, आप बेहतर जानती हैं। ये सब ज़ाहिर है उनकी आर्मी के अंदर तो वो शायद पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इट्स अ डिफरेंट आर्मी, लेकिन बाकी तमाम टूल्स लगता है कि उन्होंने पूरे कर लिए हैं। क्या होने जा रहा है? देखिए, रजा शाह पहलवी की भी आमद की खबरें कुछ सुनने में आ रही हैं। उन्होंने अर्ज किया यूएस को कि इंटरवीन करें। जी जी, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनको ले आया जाए। कुछ रिजीम चेंज की भी खबरें सुनने में आ रही हैं। तो इस टाइम पे देखिए, जहां तक बात है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की, जहां तक बात है जॉबलेसनेस की, जहां तक बात है कि आवाम को बेसिक फैसिलिटीज मैसर नहीं है या उनका रियाल जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो अमेरिका की तरफ से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है वो अपनाया गया है और बड़ी स्ट्रेटेजिक। आपने देखा था कि जब ईरान का बहुत बिफिटिंग रिप्लाई आया था अगेंस्ट इजराइल जी, और जब उनके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करने का इजराइल ने जो है वो दावा किया था, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हम हमारे न्यूक्लियर एसेट्स अंदर से तबाह होंगे, बाहर से अगर आप फॉरेन फोर्स भेज रहे हैं तो वो बाहर से तबाह नहीं होंगे। जी, तो उन्होंने सेरेमोनियल से अटैक भी लॉन्च किया था कतर के ऊपर। अमेरिकन B-52 जब साइट्स को बॉम्ब करके गए तो उन्होंने जहां से वो उड़े थे उस मुल्क के ऊपर भी, जिस पे कतर ने भी जी प्लीज कंटिन्यू। जी, तो वहां पे आपने ये देखा कि वहां पे भी इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने, और स्पेसिफिकली देखें इस जंग के अंदर अगर ये सारा इशू होता है और अपने इत्तेहादियों को ईरान एक्टिवेट करता है जिसमें चाइना और रशिया शामिल है। रशिया का एक जहाज पकड़ लिया, अभी 2 दिन पहले का वाकया है, उसको ओपन सी के अंदर पकड़ा जाता है। तो इस वक्त खित्ते की पावर डायनामिक्स चेंज होने जा रही है। इस वक्त जितनी खबरें रिवोल्ट की सुनने में आ रही हैं और जो वहां के हालात हैं, तो इस अनरेस्ट जो आपका इंटरनल अनरेस्ट है, पहली बात तो ये कि अमेरिका का उसके अंदर इंटरवीन करना को किसी भी तरीके से आप सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं कर सकते किसी भी कंट्री की। आपके यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट है, आपके चार्टर्स के अगेंस्ट है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पे जो हालात अंदर से मौजूद हैं और जिस किस्म की सफर कर रही है उनकी अपनी आवाम, तो इस टाइम पे तो बहुत सी चीजें जो है वो इनएविटेबल होती दिखाई दे रही हैं, जैसे रजा शाह पहलवी का आ जाना, या अगर ईरान अपने इत्तेहादियों को एक्टिवेट कर लेता है, रशिया और चाइना के साथ जो है वो अलायंस को बिल्डअप कर, अलायंस तो उनकी ऑलरेडी बिल्डअप हुई हुई है, लेकिन अगर ये कंट्रीज आमने सामने हो जाते तो पावर डायनामिक्स जो है वो खित्ते का बिल्कुल चेंज होता है। पहले ये बताएं कि अगर ये सिनेरियो आ जाता है और ईरान जो है वो रजा शाह पहलवी को वापस नहीं आने देता, रेजिस्ट करता है और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाता है, जाहिर है ये फार फेच्ड है, कहाँ टर्न अप करेगी चीज़ आप कुछ कह नहीं सकते, बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। अगर रशिया या चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर क्या होगा? देखिए, रशिया और चाइना जब एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दो सुपर पावर्स एक तरफ और अमेरिका एक तरफ जो है नेटो के साथ, तो ये तो सारी सुपर पावर्स का आमने सामने आ जाने वाली बात है। और इस किस्म की सिचुएशन में तो पूरी वो जिसको हम कहते हैं ना कि तीसरी आलमी जंग शुरू तो हो चुकी है वन वे और द अदर, लेकिन वो हथियारों वाली जो आलमी जंग है वो शुरू होने के इम्कानात हैं। जाहिर है हर तरफ ही पूरी दुनिया के अंदर ये फील हो रहा है जैसे हर मुल्क इस टाइम पे जंग के लिए तैयार है, अनरेस्ट का शिकार है। एग्जैक्टली चाइना ने ताइवान के ऊपर जो लाइव एक्सरसाइजेस की, उसके बाद अफ़गानिस्तान को कंडेम कर रहे हैं, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स का एक स्टांस है, रशिया ने पाकिस्तान के साथ बड़ी डिप्लोमेटिक अपनी जो टाइज़ हैं उसको बेहतर किया है, चाइना ने रीट्रेट किया है अपने ताल्लुक़ को पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ है।
हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं। ये लोगों के लिए आमतौर पे खुशाइंद हो सकती है, लेकिन ये जो पॉइंट मिस कर रहे हैं उसकी तरफ आपने अभी इशारा किया कि तीसरी जंग की। देखिए, ये टाइज का मजबूत होना, इसके पीछे किस चीज की जरूरत पड़ी कि इन टाइज को मजबूत किया जा रहा है? बिल्कुल। डेफिनेटली देयर आर सम हिडन बेल्स आर रिंगिंग। कोई इस किस्म की मसलहतें मौजूद हैं जिसकी वजह से हर मुल्क उठ उठ के एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है। हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे, हमने उठ के किसी भी ममालिक, कोई मुल्क आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, या हम कहीं जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हम हर कंट्री, बांग्लादेश की भी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों में, और यूएई के सदर का यहाँ आना, तो सारे कंट्रीज अगर एक दूसरे के साथ उठ के सिर्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, सो वन वे और द अदर योर वर्ल्ड इज स्टैंडिंग ऑन द गेट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3। सब गेयर अप हो रहे हैं किसी ऐसी चीज के लिए जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद कह नहीं रहे। आप ये कह रही हैं चाइना ने अपने और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर रोबोट्स को खड़ा कर दिया है, जो नहीं पूछेंगे कि आप इंसान हैं, नहीं देखेंगे, दे विल सिंपली फायर। तो आप ये देखें कि एक इस किस्म के, अफगानिस्तान के आप हमारे साथ हालात देख लीजिए, जहां पे हमारे DGISPR को कहना पड़ रहा है कि इकट्ठे आ रहे हैं, या ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, टीम अप होके आ रहे हैं, हम आपको देख लेंगे। सो इससे तो पूरी दुनिया, मैं सिर्फ इस एशिया की बात नहीं करती, मैं सिर्फ जो है इन खित्तों की बात नहीं करती, इससे तो पूरी दुनिया जो है वो वेनेजुएला का हाल देख रहे हैं, ग्रीनलैंड के अंदर जो हो रहा है वो देख रहे हैं। अमेरिका अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए एक कैंडिडेट के तौर पे सामने लेके आता है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। 8 ममालिक जो है वो इकट्ठे आके बैठे, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, ट्रम्प जो है वो मीडिएटर का किरदार अदा करने की पेशकश करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सो सिमिलरली इस वक्त ट्रम्प बीइंग अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल लीडर, लेकिन हालात जो है वो अमेरिका की पॉलिसी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन भी है। आप जैसे इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करना, एक ऐसे मुल्क को जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है, ये हाईएस्ट फोरम है लॉ का, और वो कहते हैं कि हम टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते। वो ठीक कहते हैं, वो नेगोशिएट नहीं करते, वो उनको सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को जो है वो वॉर क्रिमिनल का टाइटल दिया हुआ है, और नेतन्याहू जो है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने तो स्टैट्यूट ऑफ रोम के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया हुआ। स्टैट्यूट ऑफ रोम वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंडर आईसीसी जो है वो जिसका वजूद है। सो सन 2000 में उन्होंने सिग्नेचर किया था स्टैट्यूट ऑफ रोम के ऊपर, 2002 में उन सिग्नेचर्स को विड्रॉ कर लिया था कि सो उन्होंने पहले उसका पार्ट बने, बाद में उसका पार्ट जो है वो वहां से विड्रॉ हो गए, और उस ही कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड वॉर क्रिमिनल है। बिल्कुल ठीक। लास्ट एक चीज़ मुझे बता दें, उसके बाद प्रोग्राम के एंड की तरफ चलेंगे। ये बताइए कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अरसे बाद किसी ठीक सिमत में गए हैं, और इज़राइल के साथ जो उनकी एक जंग हुई उसके अंदर इज़राइल की मिथ तो टूटी, लेकिन पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी ईरान के लिए उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली एक्नॉलेज किया गया पूरे ईरान के अंदर, उनकी पार्लियामेंट के अंदर, और एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप उभरता हुआ बनता हुआ नज़र आया। अगर अमेरिका अपना ये जिंगोइज़म बंद नहीं करता, जिसके के ज़ाहिर है चांसेस नज़र भी आ रहे हैं कि नहीं करेगा, तो जो पाकिस्तान के हालिया यूएस के साथ एक रिवाइवल हुआ है, और सदर ट्रंप एट द सेम टाइम बाकी दुनिया के लिए जो भी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हुए सुनाई दिए, और बहुत सारे लोग तो उनको पाकिस्तान का स्पोक्समैन भी कहना शुरू हो गए एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड, एंड जो हमारी 4 डे स्टैंड ऑफ था इंडिया के साथ उसके मार्का हक के ऊपर। सवाल मेरा ये है कि अगर ये ईरान के साथ हमला कर देते हैं तो पाकिस्तान किधर खड़ा होगा, और क्या पाकिस्तान का स्टांस होगा उसके अंदर? मुश्किल नहीं हो जाएगी? चौधरी साहब, आप ये देखें कि जब ईरान का और इजराइल का एक जो है वो झड़प शुरू हुई थी, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, लेकिन तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरान की पार्लियामेंट में लगे। मैं एक प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको कट कर रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू इजराइल हमारी पॉलिसी में कोई इबाम नहीं है, हमारी अवाम भी उसी तरफ जी प्लीज मैं उसी तरफ आ रही हूँ। तो लेकिन वो मामला था ईरान वर्सेस इजराइल का जी,
कि जहां पे हमने देखा था कि बैक फुटिंग पे अगर अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, तो हम भी बैक फुटिंग पे ईरान के साथ खड़े थे। लेकिन इफ इट इज गोइंग टू बी अमेरिका वर्सेस ईरान, तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बहुत डिप्लोमेटिकली रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखें ईरान के साथ, ईरान हमारा जो है वो नेबर कंट्री है, बहुत अरसे के बाद हम लोग बहुत अच्छे ताल्लुकात की तरफ वापस आए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका की भी जरूरत है। पाकिस्तान इस सिचुएशन में एक मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है। दोनों पार्टीज को आप एक टेबल टॉक की तरफ लेके आ सकते हैं, लेकिन जहां तक आपकी बात है कि आप मैदान जंग में कूद पड़े, तो इस वक्त पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो क्या होगी। जाहिर है कि एक एक्टिव जंग में तो पाकिस्तान बिल्कुल भी कूद नहीं सकता ना। पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है, सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हो प्रोग्राम को ख़त्म करने का। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।